हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। टू एनरोल फॉर दिस कोर्स, क्योंकि ये कोर्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एड सारथी का एक और इनिशिएटिव है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा that how you can boost your prelims score by 15 to 20 marks. गाइस, अगर आप बॉर्डर लाइन पे आके स्टक हो जाते हैं तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आप इसके लिए इनरोल कीजिए। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटोरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो उसके लिए आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ एड सारथी का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी क्लास रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पढ़ रहे थे सेंस ऑफ डायरेक्शन, जिसका कंसेप्ट हम देख चुके हैं। वो कुछ पीवाईक्यूज भी हम कर चुके हैं और एक प्रॉब्लम मैंने दी थी आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। आज का सेशन हम उसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये 2020 के पेपर की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। A man walks down the backside of his house straight 25 meter. Then he turns to right and walks 15 meter again. He turns towards left and again walks 25 meter if his house faces to the east. If his house faces to the east, तो आपको निकालना है his direction from the starting point. सबसे पहले ये लाइन पढ़िए। उसका घर जो है वो ईस्ट की तरफ है। His house faces to east, इसका मतलब सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक, अगर उसका फ्रंट उसके घर का ईस्ट है तो ये बताइए उसकी बैक साइड किधर होगी। ये फ्रंट है तो बैक साइड किधर आएगी, ऑब्वियसली वेस्ट आएगी। बस इसका मतलब ये 25 मीटर जो है वो उसे वेस्ट चलना है। यहाँ पे ले लिया मैंने स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से 25 मीटर वेस्ट में वो आदमी चल लिया। उसके बाद क्या है, देन ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 50 मीटर अगेन। यहाँ से उसे राइट मुड़ना है। सबसे पहले क्या तरीका बताया था, लेफ्ट हैंड लीजिए, जो आपकी हथेली है वो जिधर पॉइंट आउट करेगी वही होता है आपका राइट हैंड साइड। तो हथेली किधर आ रही है, ऊपर आ रही है, इसका मतलब चलेगा वो 50 मीटर ऊपर की तरफ। उसके बाद he turns left and again walks 25 मीटर। यहाँ से वो लेफ्ट मुड़ेगा, हाथ रखा, ये आ रहा है लेफ्ट। कितना चला, 25 मीटर। इतना टोटल उसने रास्ता अपना तय कर लिया। तो आपको निकालना है, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन है ए, तो आपको ये निकालना है कि ए की डायरेक्शन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ओ। सिंपल, डायरेक्शंस कंप्लीट कर लो। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, कंप्लीट कर लीजिए, यही फिर से बना लीजिए, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, समहाउ इन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। तो ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। व्हाट इज द आंसर, डी। क्लियर, कोई डाउट। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो है सिलोगिज्म। देखो, अगर मैं सिलोगिज्म की बात करूं तो कई बार स्टूडेंट्स को उसमें कई तरीके के कंफ्यूजन आ जाते हैं जब हम सिलोगिज्म पढ़ते हैं तब। और एग्जाम में द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक में से एक है ये सिलोगिज्म। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊं और अगर आप अटेंटिव हो के एक एक चीज को समझेंगे तो कभी भी एग्जाम में अब सिलोगिज्म की प्रॉब्लम गलत नहीं होगी। ठीक है, चलो सबसे पहले कंसेप्ट जानो। स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, स्टेटमेंट हमेशा सही होगा। अगर मान लो आपको स्टेटमेंट ये दे रहा है ऑल डॉग्स आर कैट, हालांकि वास्तविकता में ये बात सच नहीं होगी, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट है तो वो हमेशा सही होगा। वहां पे आप एक्सेसिव नहीं सोचेंगे कुछ भी। ये हमेशा जानिए कि स्टेटमेंट हमेशा सही होता है। एक एग्जाम्पल से सबसे पहले इसके पार्ट समझिए कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है।
अगर मान लो मैं लिख रही हूँ ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो इसमें गर्ल सब्जेक्ट हो जाएगा, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये ऑल क्या है, ये हो जाएगा क्वांटिफायर। ये जो क्वांटिफायर होता है इसी की हेल्प से आप सिलोगिज्म में बेसिकली वेन डायग्राम्स बनाने में इसी की हेल्प लेते हो। अब वेन डायग्राम क्या क्या होगा, किस किस का होगा, वो भी समझना है। देखो, अगर मैं स्टेटमेंट टाइप्स की बात करूं तो आपके सिलोगिज्म में मोटे मोटे तौर पर 4 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है ऑल, दूसरा होता है नो, तीसरा होता है सम, और चौथा होता है सम नॉट। ठीक है, इनके नोटेशंस भी सीख लीजिए। मान लो मैं अगर कहती हूं ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, तो उसे कैसे बनाओगे, ए बना लिया, सभी ए बी है, फिर बी का सर्कल बना दिया। अब ये बताइए, इसको देख के समझ में आ ही रहा है कि सारे ए बी होंगे। ये होता है स्टैंडर्ड तरीका बनाने का ऑल ए आर बी का। और एक बात जानिए, ऑल हमेशा होता है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट का क्या मतलब है, अगर मैं ये बोल रही हूँ ऑल ए आर बी, तो कोई पॉजिटिव बात ही तो हो रही है। अगर मैं ये बोल दूं नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कोई नेगेटिव बात कन्वे की जा रही है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से सम क्या हो जाएगा, अगर मैं बोल दूं सम ए आर बी, तो क्या मतलब हो जाएगा, पॉजिटिव बात की जा रही है। अगर मैं बोल दूं सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है वो बी नहीं है, तो वो क्या है, नेगेटिव बात कर रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट आपके बेसिकली 2 तरीके के ही होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कौन कौन से स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है आपके 2 स्टेटमेंट, जो कि है ऑल और सम, और नेगेटिव स्टेटमेंट भी आपके 2 हैं, जो कि है नो और सम नॉट। ठीक, अब आगे वेन डायग्राम देखते हैं कि क्या क्या है। अब नो का बता देती हूं मैं, अगर कहीं लिख रहा है नो ए इज बी, तो कैसे बनाओगे, कोई भी ए बी नहीं होना चाहिए। तो इसको देखो, बनाने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं कि ए को अलग बना दिया, बी को अलग बना दिया, दोनों के बीच में कोई कॉमन पोर्शन नहीं दिख रहा है, ठीक भी है, नो ए इज बी। मेरा नोटेशन ये है, मैं बीच में ऐसे क्रॉस लगा देती हूँ, इससे ज्यादा क्लियर समझ में आ जाता है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगला, सम को कैसे बनाते हैं, अगर मैं बोलूं सम ए आर बी, तो कैसे बनाओगे, सिंपल, ये ए वाला सर्किल हो गया, ये बी वाला सर्किल हो गया, बीच में हल्का सा पोर्शन कॉमन रख दो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना, कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ ए बी है, सम ए आर बी। ठीक, अगला सम नॉट। सम नॉट को कैसे बनाओगे, सम नॉट को बनाने का तरीका है, अगर मैंने लिख दिया सम ए आर नॉट बी, तो उसको बनाने का तरीका ये होगा, सबसे पहले आप ए बना लीजिए, ठीक है, कुछ ए बी नहीं है, तो इसमें से कुछ ए को बाहर निकाल दीजिए और यहां लगा दीजिए बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए में से कुछ ऐसे ए हैं, कुछ ऐसे ए मैंने बाहर निकाल दिए जो कि बी नहीं है, बस इतना ही हमें पता है। तो ये आपके 4 तरीके के वेन डायग्राम होते हैं, आपको इनसे फैमिलियर होने की काफी ज्यादा जरूरत है। इनकी नोटेशंस को समझ लीजिए, और अगर चाहें तो इतने का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, हेल्प करेगा एग्जाम में। क्योंकि सिलोगिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि वेन डायग्राम अप्रोच यूज कीजिए। अगर वेन डायग्राम अप्रोच यूज करेंगे तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे विदाउट थिंकिंग टू मच। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। ऑल ऑलवेज इंक्लूड सम, ऑल में हमेशा सम इंक्लूडेड रहेगा। अगर कहीं लिख दे रहा है ऑल ए आर बी, मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, मान लीजिए ऑल ए आर बी, और अगर कंक्लूजन आपको ये पूछ रहे कि सम ए आर बी, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऑल ए आर बी कहा जा रहा है तो सम ए आर बी भी ट्रू होगा, है कि नहीं, सही बात है, विजुअलाइज कर पा रहे हैं।
बिल्कुल विजुअलाइज हो रहा होगा। इसका मतलब ऑल इज ऑलवेज गोइंग टू इंक्लूड सम। अगली चीज क्या है, नो ऑलवेज इंक्लूड सम नॉट। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं दे दे नो ए इज बी, ये मान लीजिए आपका स्टेटमेंट है, और इसका कंक्लूजन दे दे सम ए आर नॉट बी, तो ये भी ट्रू होगा। ठीक है। और दूसरी बात, सम नॉट से आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल लेके देख लो, मान लो अगर मैं कह रही हूं सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, कुछ लड़कियां इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये बताइए इससे आपको क्या कंक्लूजन आपने निकाल लिया, क्या बोल दिया हमने, हमने यही तो कहा कुछ लड़कियां इंटेलिजेंट नहीं है, तो उससे कोई आप डेफिनेट कंक्लूजन सिर्फ सम नॉट से नहीं निकाल सकते हो। ये आपको एक बात पता चल गई। और एक चीज बताऊं, देखो नॉर्मली जब आप वेन डायग्राम बनाते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि कंक्लूजन जो होंगे वो आपका या तो सही होता है या गलत होता है। ठीक है, लेकिन अब से आप 3 तरीके के कंक्लूजन लिखेंगे। क्या, एक कंक्लूजन जो एकदम सही होगा, एक जो गलत है, और एक होगा कांड से। कांड से का मतलब क्या है, कांड से का मतलब ये है जब भी कभी दिखाई पड़े वेन डायग्राम में, मान लो अगर ऐसा वेन डायग्राम बना हुआ है, ए सम ए आर बी बोल दूं मैं और सम बी आर सी बोल दूं मैं, और ए और सी के बारे में कुछ भी पूछ ले, मान लो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है सम ए आर बी सम बी आर सी, और कंक्लूजन में आपसे ये पूछ ले सम ए आर सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा आपका कांड से कैटेगरी में। क्यों कांड से में जा रहा है, क्योंकि इन दोनों के बारे में देखो हम कोई डेफिनेट बात नहीं कर सकते हैं। जब भी कभी वेन डायग्राम में ऐसा दिखाई दे कि दो सर्कल्स का आपस में आपको कोई खास संबंध नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे आप हमेशा कांड से कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, ये एक चीज होती है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उनको हम समझेंगे, यही कांड से आगे जाकर के आइदर और में बनेगा, उसको क्वेश्चन से समझेंगे। अभी के लिए इतना आइदर और के बारे में मत सोचिए, आइदर और के बारे में प्रॉपर डिस्कशन है हमारा, एक क्वेश्चन लिया है मैंने जो आइदर और पे ही है, उसे अच्छे से समझेंगे। चलिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको कई बार क्वेश्चन में दिख जाते हैं। जैसे मान लो स्टेटमेंट में कंफर्म रिलेशन की बात जब भी होगी तो ऐसे टर्म्स आ जाएंगे, कैन ऑलवेज, कैन नेवर। पॉसिबिलिटी की बात जहां होगी वहां होगा कैन, मे, माइट। पार्शियल रिलेशन के भी कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे मैनी, मच, मोस्टली, फ्यू, एट लीस्ट, ऑलमोस्ट, जनरली। ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो अगर एक बार देखे रहेंगे आप तो एग्जाम में थोड़ी आसानी रहती है। अगर मान लीजिए इस तरीके की कोई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ जाए तो तुरंत समझ में आ जाए, हाँ हाँ ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, अच्छा कंफर्म रिलेशन की बात हो रही है, पार्शियल रिलेशन की बात हो रही है, ये सारी बातें हो रही हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पे। स्टार्ट हम आपके 2011 के पेपर की एक प्रॉब्लम है उससे कर रहे हैं। क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में, each of the following two items consist of 4 statements. Of these 4 statements, two cannot both be true, but both can be false. Study the statement carefully and identify the two that satisfy the above condition. Select the correct answer. यानी कि ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको उसमें से ऐसे 2 स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं, यानी कि एक ऐसा पेयर आइडेंटिफाई करना है जो कभी भी साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन साथ में फॉल्स हो सकते हैं। कौन से होंगे, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, वीडियो को मैक्सिमम 5 सेकंड के लिए पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश कर लीजिए। मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आप अपने OMR में क्या आंसर इसके लिए आप शेड करने वाले हैं, क्या आंसर फिल करेंगे इसका बताइए। ए फिल करेंगे,
कैसे? ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस, एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस। ये जो दो स्टेटमेंट है ना, ये दोनों साथ में कभी ट्रू नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते ये बताइए। अगर कहीं मैं ये कह दूं ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस, एक तरफ तो मैं ये बोल रही हूं और दूसरी तरफ मैं ये कह रही हूं एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस, तो क्या पॉसिबल है कि ये दोनों कंडीशन कभी भी एक साथ ट्रू हो? ये दोनों कंडीशन कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन साथ में फॉल्स हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? अगर मैं ये बोल दूं some animals are carnivorous and some animals are not carnivorous, अगर मैं ये बात बोल दूं तब ये दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन साथ में ये दोनों ट्रू नहीं हो सकते। तो आंसर क्या आ गया इसका? ए आ गया। ठीक। सिमिलरली सेम प्रॉब्लम 11 के पेपर में ही पूछी हुई है। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। कैसे? ऑल ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन, नो ट्रेन इज रन बाय डीजल इंजन। ऑल है, नो है, साथ में ट्रू नहीं हो सकता, लेकिन दोनों के दोनों फॉल्स हो सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। पेन एंड यू डोंट इवन नीड पेन एंड पेपर फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अगले पे आइए। In the following question, two statements are given and these statements are followed by two conclusions numbered 1 and 2. You have to take the given two statements to be true even if they seem to be variance from the common known facts. Fine. तो आपको read the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follows from the two given statement disregarding the commonly known facts. ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। आप भी वेन डायग्राम बनाइए, मैं भी बनाती हूँ। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, कुछ एक्टर्स सिंगर्स हैं। ठीक। ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ये बन गया इसका वेन डायग्राम। कंक्लूजन क्या है? सम एक्टर्स आर डांसर्स, सम एक्टर्स आर डांसर्स। सही बात है। अगर सम एक्टर्स आर सिंगर्स तो सम एक्टर्स आर डांसर्स तो होगा ही होगा, तो ये बात तो सही है। वेन डायग्राम में भी रिलेशन दिखाई पड़ रहा है, तो ठीक है, ये बात सही निकल गई। अगला अगर बोल दे नो सिंगर इज एक्टर, नो सिंगर इज एक्टर, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर यही कहीं लिखा हुआ है सम एक्टर्स आर सिंगर्स, तो सम सिंगर्स आर एक्टर भी ट्रू होगा। ट्रू स्टेटमेंट क्या यहां से आना चाहिए? सम सिंगर्स आर एक्टर। देखो, इससे एक बहुत बड़ी बात ये निकल के आती है कि सम एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहीं बोल रही हूं सम ए आर बी, तो सम बी आर ए भी ट्रू होता है। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखने की जरूरत है। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। नो सिंगर इज एक्टर, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब खाली पहला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। राइट आंसर इज ए, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अगले पे आते हैं। Given below are two premises and 4 conclusions drawn from them. Which of the following conclusion will be validly drawn from the premises? इससे Venn diagram बना लीजिए। Some bags are tables. Some bags are tables. All bags are chairs. ये बन गया Venn diagram। Conclusion क्या क्या है? Some tables are chairs. Some tables are chairs. सही बात है, सम टेबल्स आर चेयर्स, ये तो सही होगा। नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल, ये तो बात गलत है। नो चेयर इज टेबल थोड़ी ना ऐसा होगा। एग्जैक्टली होगा तो ये सम चेयर्स आर टेबल, ये बात होगी। सम चेयर्स आर टेबल सही होगा। नो चेयर इज टेबल ये तो नहीं होने वाला है, इसको क्रॉस कर दीजिए। फिर है सम चेयर्स आर बैग, सम चेयर्स आर बैग, ये तो सही बात है, ये फॉलो कर रहा है।
ठीक। फिर बोल रहा है सम बैग्स आर नॉट टेबल्स, सम बैग्स आर नॉट टेबल्स, सम बैग्स आर नॉट टेबल्स बोल रहा है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पे भी दो स्टेटमेंट दिए हो, ठीक है, मान लीजिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये बताइए सम कैसा स्टेटमेंट होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, ऑल कैसा स्टेटमेंट होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। जब कभी दो स्टेटमेंट दिए हुए हो और दोनों पॉजिटिव हो तो याद रखिएगा कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन आप उससे निकाल ही नहीं सकते। और अगर मान लीजिए कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दिए हैं तब, तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। क्या बताया मैंने, अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अगर कंफ्यूजन हो गया समझने में या फिर मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया तो दोबारा से समझ लीजिए, अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हुए हैं, या तो ऑल दे दे या ऑल ही दो बार दे दे, सम दो बार दे दे या ऑल और सम एक साथ दे दे, तो अगर वो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन उससे आप हमेशा पॉजिटिव निकालोगे। और अगर दो स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो कंक्लूजन हमेशा ही नेगेटिव निकल करके आएगा। तो ए और सी इसमें सही हो जाएंगे, बी और डी तो पहले ही रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव कंक्लूजन्स हैं। व्हाट इज द आंसर, ए। क्लियर, अगले पे आइए। सम म्यूजिक आर साउंड, सम म्यूजिक आर साउंड, सम ट्यून्स आर साउंड, ऑल वॉइस आर म्यूजिक। ये बन गया आपका वेन डायग्राम। अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या क्या लिखा हुआ है। क्या बोला मैंने, देखो मैंने ये बोला है कि अगर वेन डायग्राम के कोई दो सर्किल ऐसे दिखाई पड़े जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो ज्यादा दिमाग बिना लगाए सीधे हम कहेंगे कि ठीक है, अगर इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो हम सीधे इसे कांट से कैटेगरी में डाल देंगे, हमें नहीं पता इसके बारे में। अगर वेन डायग्राम के दो सर्किल ऐसे हैं जिनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन, if there is no direct relationship in between the two circles of Venn diagram, तो क्या करेंगे आप उसे सीधे कांट से कैटेगरी में डाल देंगे। देखो ये सुलॉक्स की प्रॉब्लम को करने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। सीधे जो स्टेटमेंट सही लगे उसको टिक मारो, जो गलत लगे उसको क्रॉस करो, और जिस दिन दो सर्कल्स का वेन डायग्राम में आपस में ना कोई इंटरसेक्शन आए ना कोई लेना देना दिखे उसको डाल दो कांट से कैटेगरी में। ठीक, प्रॉब्लम पे आते हैं। नो वॉइस इज साउंड, नो वॉइस इज साउंड, ये वॉइस है ये साउंड है। देखो इन दोनों का आपस में ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं है जिससे कि हम बता पाए कि नो वॉइस इज साउंड, तो यानी कि ये हमारा चला जाएगा कांट से कैटेगरी में। फिर बोल रहा है सम साउंड आर वॉइस। अब हम अभी ये भी नहीं कह सकते कि सम साउंड आर वॉइस, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये पता है ना सम म्यूजिक आर साउंड, क्या पता ये वाला जो इंटरसेक्शन पोर्शन हो ये इसमें वॉइस एकदम आए ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है, या हो सकता है कि ये एकदम सही हो जाए, क्या पता ये यहाँ कहीं लाई करे वॉइस, कि कॉमन पोर्शन जो आ रहा है वो वॉइस का ही आए। तो ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। कैसे समझे आपने, दोबारा से समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो इसका वेन डायग्राम फिर से बनाइए और इसे ऐसे समझिए। सम म्यूजिक आर साउंड, सम ट्यून आर साउंड एंड ऑल वॉइस आर म्यूजिक। ठीक है, एक तो वेन डायग्राम ये बन सकता है, यहां मैंने वॉइस को बना दिया। एक तो वेन डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, मैंने बनाया म्यूजिक साउंड ट्यून। देखो एक चीज मैं बताऊं, वेन डायग्राम एक आपका सिर्फ एक आपकी कल्पना पे डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं ऐसा बना रही हूं तो आप भी ऐसा ही बनाइए। हो सकता है आप ऐसे बना दें, आपने यहाँ वॉइस को बना दिया हो, कहीं भी हो सकता है। तो जरा आप इसे ध्यान दीजिए, ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, डायग्राम ऐसे भी बन सकता है। तो इसके हिसाब से तो नो साउंड इज नो वॉइस इज साउंड हमें समझ में आ रहा है, और इसके हिसाब से हमें सम वॉइस आर साउंड समझ में आ रहा है।
तो सीधे सीधे इसे करने का तरीका क्या हुआ? करने का तरीका ये हुआ कि अगर साउंड और वॉइस दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, हम कुछ नहीं बता पा रहे हैं उसके बारे में, तो हम उसे डाल देंगे कांट से कैटेगरी में। ठीक, दोनों कांट से में चला गया। अब ये बताइए नो वॉइस इज साउंड, ये क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम साउंड आर वॉइस पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एक बात बताइए, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, अगर मैं ये बोलूं सम साउंड आर वॉइस, तो क्या मैं यहां से ये नहीं लिख सकती कि सम वॉइस आर साउंड? बिल्कुल लिख सकते हैं। सम ही एक लौता ऐसा आपका क्वांटिफायर है जिसमें कि आप सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दो, तब ही वो स्टेटमेंट होल्ड करता है। अब जरा ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट देखिए, दोनों कंक्लूजन ध्यान से देखिए। दोनों का सब्जेक्ट क्या है? वॉइस, वॉइस। दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है? साउंड, साउंड। ये है नेगेटिव स्टेटमेंट, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। जब भी कभी कंक्लूजन में ऐसा दिखाई पड़े आपको कि आपके सब्जेक्ट सेम है और आपके ऑब्जेक्ट भी सेम है, दोनों कंक्लूजन के, ठीक है, ऑफ द टू कंक्लूजन्स। साथ ही साथ एक कंक्लूजन जो हो वो हो पॉजिटिव और एक कंक्लूजन हो नेगेटिव, तो ये मिलके बनाते हैं हमेशा आइदर और की कंडीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर 1 और 2 फॉलोज, यानी कि सी इसका हो जाएगा आंसर। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया कि जब भी कहीं अगर आइदर और की बात आएगी तो आइदर और कब बनेगा? आइदर और हमेशा तब बनता है जबकि जब भी मान लो ये आपका कंक्लूजन नंबर 1 है और ये कंक्लूजन नंबर 2 है, ठीक है, दोनों के सब्जेक्ट सेम हो, दोनों के ऑब्जेक्ट सेम हो और एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तभी आइदर और फॉर्म होता है। या तो ये सही हो या तो वो सही हो, ये कंडीशन तभी फॉर्म होती है जब दोनों कंक्लूजन जो दिए हुए हैं उनके ऑब्जेक्ट सेम हो और उनके सब्जेक्ट सेम हो, और एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। अब जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहीं लिख दिया कंक्लूजन में, मान लो फर्स्ट कंक्लूजन लिख दिया सम ए आर बी, और दूसरा लिख दिया नो ए इज बी। अब ये बताइए ये दोनों मिलके आइदर और बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। ए सब्जेक्ट है दोनों का, बी ऑब्जेक्ट है दोनों का, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, मिलके क्या बना दिए? आइदर और की कंडीशन। सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का। एग्जाम में सिंपली देखो, अगर कहीं ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है कि सब्जेक्ट सेम है ऑब्जेक्ट सेम है और सभी कांट से कैटेगरी में जा रहे हैं, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो चला जाएगा सीधे आइदर और कैटेगरी में। कैसे कैसे चला गया? ये इसकी हेल्प से, ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है, इन दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, इसीलिए तो मैंने बोला आइदर, या तो ये सही है या तो ये सही है। इसके हिसाब से क्या होगा? इसके हिसाब से होगा नो वॉइस इज साउंड, और इसके हिसाब से होगा सम वॉइस आर साउंड। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, इसी को सिंप्लीफाई वे में मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा सी। क्लियर? समझ आ गया? अब एक काम कीजिएगा, ये 2015 के पेपर की प्रॉब्लम है, इसको लीजिए आप एज योर होमवर्क प्रॉब्लम। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। चलिए अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ। गाइस मैं सीसैट की जो भी क्लासेस ले रही हूँ उनका पीडीएफ आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ एडसारथी की अब एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू।